हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सर्विंग पढ़ने जा रहे हैं। सर्विंग सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें इस वीडियो में कुछ भी आलतू फालतू नहीं, सिर्फ कंटेंट ही मिलेगा। तो टोटल जितने मिनट का वीडियो बनने वाला है ये, उसमें सिर्फ कंटेंट मिलेगा, इसलिए स्किप मत करना वीडियो को और पूरा देखना। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी टाइप से मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से ही मैं बताऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट हैं। तो उसके लिए अगले वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो अगला कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अगले वीडियो को बना दिया जाएगा। तो ये गेट आई के लिए तो है ही, इंपॉर्टेंट है ही, और बाकी सब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जैसे SSC जी सब होता है उनके लिए भी है, आता है। तो आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग? सर्विंग, ये तो बता दीजिएगा। उसमें टॉपिक कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ सर्विंग। मतलब जितने भी स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सर्विंग के लिए, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। सर्वेइंग किसको कहते हैं? सर्वेइंग आखिर है क्या? तो सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑन द ग्राउंड अलॉन्ग विद देयर एलिवेशंस। कोई भी ग्राउंड में दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको निकालेंगे अगर हम लोग, तो कैसे है, क्या है इसका ओरिएंटेशन, क्या है, डिस्टेंस कितना है, कितने हाइट पे है, क्या एलिवेशन है किसका, ये सब सबको हम लोग कलेक्टिवली सर्वेइंग कहते हैं। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, जो कि मैंने बता दिया, उसके द्वारा किया जाता है। लेवलिंग क्या है? आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्टिकल डिस्टेंस। अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, रिलेटिव डिस्टेंस, उसको जो डिटरमाइन करेंगे उसको हम लोग लेवलिंग बोलते हैं। अब ये सर्विंग लेवलिंग, इसको जो प्रेजेंट किया जाता है, ये या तो प्लान के जरिए या तो मैप के जरिए, ये दोनों प्रेजेंटेशन का तरीका है। मैप क्या है? मैप स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन है, प्लान लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब कि जैसे ग्राउंड में अगर हम लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और उसको मैप में दिखाना है, तो उसको जब हम लोग स्केल होता है ना, एक स्केल, वो अभी स्केल पर आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो, ये प्लान जो होता है वो लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन है और मैप स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन है। अब डिवीज़न। सर्वेइंग is divided primarily into plane surveying. Surveying is divided primarily into plane surveying and geodetic surveying. प्लेन सर्वेइंग क्या है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है? तो प्लेन सर्वेइंग है कि अच्छा, एक बात बताओ, अर्थ का जो हम लोग का शेप है वो क्या है? सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, या ओवल शेप है, या क्या है, या फ्लैट है? तो अर्थ जो है हम लोगों का फ्लैट तो है ही नहीं, सर्कुलर ओवल भी नहीं है, अर्थ है हम लोगों का स्फेरॉइडल। तो जब अर्थ के सरफेस को हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी सर्वेइंग में, तो उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। और जब अर्थ के सरफेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। इसमें एजम्पशन क्या होता है कि सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कंसीडर्ड एज फ्लैट, सीधा फ्लैट मान के हम लोग चलते हैं। और ये फ्लैट मान के चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल एरिया के लिए होगा। जियोडेटिक सर्वेइंग जो है वो लार्ज एरिया के लिए होगा। अब ये 195.5 कहाँ से आया? तो यहाँ अभी सिर्फ इतना जान लो कि प्लेन सर्वेइंग जो होता है उसमें 195 किलोमीटर स्क्वायर कि एरिया में अगर सर्वे करेंगे तो उसमें हम लोग प्लेन सर्वेइंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के एरिया में अगर हम लोग को सर्वेइंग करना है तो जियोडेटिक में आएगा, जिसमें कि हम लोग को सरफेस एरिया कंसिडर करना होगा अर्थ का, वो भी स्फेरॉइडल। ठीक है। और जियोडेटिक सर्वेइंग जो कैरिड आउट किया जाता है ये है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखते हैं हम लोग आखिर होता क्या है। अच्छा, जब हम लोग के पास मान लो 3 कंट्रोल पॉइंट है, P है, Q है और R है। ये 3 कंट्रोल पॉइंट है हम लोग के पास। तो इन 3 कंट्रोल पॉइंट्स में अगर इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर सरफेस एरिया जो अर्थ का है वो कंसिडर्ड होगा। तो सरफेस एरिया जो होगा वो देखो, ये जो है ये स्फेरिकल जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। तो इस पे जो 3 पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बनेगा वो हम लोग को कहलाएगा स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल। अब ये तो आर्क बन गया एक, ये जो बन गया ये आर्क बन गया। अब इसको अगर हम लोग प्लेन ट्राइंगल में कन्वर्ट करें, जब प्लेन ट्राइंगल में ये, तो ये प्लेन ट्राइंगल जो होगा ये होगा कॉर्ड। ये जो सिर्फ ट्राइंगल है इसको कहेंगे आर्क का कॉर्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लेन ट्राइंगल, प्लेन ट्राइंगल। अब 195 मैंने बताया था कि 195 क्यों? तो इसमें देखो कि जब मतलब आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ जो है ये अगर 12 किलोमीटर तक का हो, तो इसके बाद जब हम लोग कॉर्ड बनाते हैं इसका, मतलब स्फेरिकल को जब प्लेन में, स्फेरिकल को प्लेन में कन्वर्ट करते हैं, ये कॉर्ड बनाते हैं। जैसे ये स्फेरिकल ट्रायंगल बना हुआ है, इसको अगर प्लेन ट्रायंगल बनाएंगे
तो इस पे जो कॉर्ड बनेगा, अगर 12 किलोमीटर का आर्क है तो उसमें डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही आएगा, इस कॉर्ड का लेंथ का और इस स्फेरिकल मतलब आर्क का, इस आर्क का और इसका कॉर्ड का लेंथ का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर आएगा 12 किलोमीटर के अंदर में। और अगर हम लोग 195 किलोमीटर स्क्वायर इस एरिए के अंदर ही अगर हम लोग बनाते हैं कोई ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो एंगल्स का जो डिफरेंस है, स्फेरिकल ट्राइंगल और ये स्फेरिकल ट्राइंगल बन गया, तो स्फेरिकल ट्राइंगल का जो एंगल है और जो ये ट्राइंगल है प्लेन ट्राइंगल का एंगल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 1 सेकेंड का आएगा डिफरेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए 195 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज तक में हम लोग प्लेन सर्वेइंग को ही कंडक्ट करते हैं, जियोडेटिक को नहीं करते हैं। इसके बाद अगर बढ़ेगा, ज़्यादा अगर बढ़ गया एरिया, तो फिर उसमें हम लोग को सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर करना ही पड़ेगा, वरना एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो क्लासिफिकेशन 2 3 तरह से हो जाता है, जैसे कि पर्पस ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। एक और होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे। तो पर्पस ऑफ सर्वे के बेसिस पे हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं उसमें 6 पॉइंट्स आता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग, मैंने इंपॉर्टेंट से बताया। टोपोग्राफिक सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिक सर्वे एंड जियोलॉजिकल सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है? टोपोग्राफिक सर्वे में नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर ऑफ अर्थ, इसको हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर ऑफ अर्थ, इसको हम लोग जैसे कि रिवर हो गया, हिल्स हो गया, ये सब को अगर हम लोग मैप में दर्शाएंगे तो वो टोपोग्राफिक सर्वे के अंडर आ जाएगा। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है? कोई भी इंजीनियरिंग वर्क हुआ, जैसे कि कोई बिल्डिंग वर्क हुआ, साइट का प्लान बनाना है, सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में टाउन सर्वे हुआ, हाईवे सर्वे हुआ, ये सब इंजीनियरिंग सर्वे में आ जाएगा, सबका स्केल अलग अलग होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या आएगा? कैडेस्ट्रल सर्वे में हम लोगों का आ जाता है किसी भी प्रॉपर्टी लाइन्स को फिक्स करना हो, लैंड एरिया का कैलकुलेशन हो, या एक प्रॉपर्टी को दूसरे ऑनर जिससे चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए जो हम लोग कोई भी लीगल पर्पज़ के लिए बाउंड्रीज, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज सबका जो सर्वे करते हैं उसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या आ जाएगा? हाइड्रोग्राफिक नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर इन्वॉल्व है, तो इसमें जैसे कि अगर वाटर बॉडी के आसपास कहीं अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स, ये सब के पास, ये सब में तो हम लोग, या ऑफ शोर स्ट्रक्चर सीज के पास, समुद्र सब के पास अगर बनता है नेविगेशन सब में, तो वो सब हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर देखेंगे। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे क्या है? एस्ट्रोनॉमिक सर्वे किसी भी एब्सोल्यूट लोकेशन, अगर अर्थ में किसी भी लोकेशन को या किसी लाइन को दर्शाना है सरफेस ऑफ अर्थ में, तो उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यूज़ में आता है, जैसे कि लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, एजीम्यूथ्स, ये सब हम लोग दिखाएंगे। और ये सब ऑब्जर्व होता है हेवनली बॉडी जैसे सन, स्टार, इन सबको देख के जो किया जाता है सर्वे। उसके बाद जो हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहीं भी अगर बताया जाएगा, जैसे कि मैप खोलते हैं तो आता है ना, इतना डिग्री लैटिट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड है, ये सब, तो वो सब एस्ट्रोनॉमिक सर्वे में आ जाता है। जियोलॉजिकल मैप बनाने के काम में आएगा। ये डिफरेंट स्ट्रेटा जो होता है सरफेस में, उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो जियोलॉजिकल सर्वे में दिया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज़, तो इंस्ट्रूमेंट सर्वे में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जैसे चेन है, कंपास है, ट्राईपॉड है, बहुत सारा चीज़ है। तो उसके बेसिस पे हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें चेन सर्विंग आएगा। चेन सर्विंग एक चेन के थ्रू हम लोग करते हैं, तो ये चेन के थ्रू जो करेंगे ये सिर्फ लीनियर मेजरमेंट में काम आता है, सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस पता करना है, चेन है 20 मीटर का या समथिंग, तो वो चेन सर्विंग कहलाएगा। कंपास सर्विंग में हम लोग के पास एक कंपास रहता है, कंपास से मैग्नेटिक कंपास, उसके द्वारा हम लोग एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंगल्स, जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इन दोनों बीच का एंगल क्या होगा इससे कंपास से हम लोगों को पता चल जाएगा, तो वो कंपास सर्विंग आ जाएगा। लेवलिंग पहले ही बताया जा चुका है, रिलेटिव एलिवेशन, एक यहाँ पे एलिवेशन है, ये 5 मीटर है, आगे जाके यहाँ पे 10 मीटर हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 मीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 मीटर। तो ये रिलेटिव रिलेटिव एलिवेशन हुआ ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के रिलेटिव में जो एलिवेशन होता है उसको लेवलिंग, उसको निकालने में उसको लेवलिंग कहते हैं। प्लेन टेबल सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है? प्लेन टेबल सर्विंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़, ये वैसे मैंने किया हुआ है, मैं एमटेक कर चुका हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, तो हम लोग बीटेक में ये सब करवाया जा चुका है सब कुछ। प्लेन टेबल सर्विंग में होता है
हम लोग को बहुत कुछ चाहिए इसके लिए, एक प्लेन टेबल चाहिए, उसमें चार्ट पेपर चाहिए, एलिडेट, स्प्लिट लेवल, कंपास, ये सब बहुत सारा कुछ होता है, ये आगे चल के आएगा। तो इसमें क्या होता है फ़ायदा कि मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे और उसको जो प्लॉट करेंगे मैप में या प्लान में किसी में भी, तो वो साइमल्टेनियस कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये फ़ायदा है प्लेन टेबल सर्विंग का। थेडोलाइट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल्स हम लोग दोनों, वर्टिकल एंगल्स क्या होगा, जैसे कि ये पोल है, इसके बीच में यहाँ से ये एंगल देखना है, तो ये वर्टिकल एंगल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल दोनों थेडोलाइट से हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना टेक्योमेट्रिक सर्वे। इसमें क्या होता है, ये थेडोलाइट जैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सब हम लोग कर सकते हैं टेक्योमेट्रिक सर्वे में। इंस्ट्रूमेंट टेक्योमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका नाम है टेक्योमीटर। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, इसमें क्या होता है, इसमें फोटोग्राफ्स हम लोग लेते हैं, या तो एरोप्लेन से लेंगे या अगर अच्छा साइट मिल गया तो नॉर्मल ग्राउंड बेस्ड कैमरा से भी ले सकते हैं। फोटोग्राफ लेके उसके बाद जो उसे डिटेल निकाल। ईडीएम सर्वे, ईडीएम सर्वे ट्राइंगुलेशन का ही टाइप है। ट्राइंगुलेशन एक होता है जैसे कि ट्राइंगल है हम लोगों के पास, तो पहले तो ऑल थ्री साइड्स से ट्राइंगल का होगा, 3 पॉइंट हम लोग ले लिए, ए बी और सी, तो इसका तीनों साइड्स पहले हम लोग मेज़र कर लेंगे। तीनों साइड्स मेज़र करने के बाद तीनों एंगल मेज़र कर लेंगे, तो एंगल और साइड्स दोनों आ गया, तो इसी ट्राइंगुलेशन इसको कहते हैं। ट्राइलेटरेशन, वैसे ईडीएम में ट्राइलेटरेशन वर्ड यूज होता है, ट्राइंगुलेशन का एक स्पेशल टाइप है। तो इस तरह से जब निकालेंगे तो उसको ईडीएम सर्वे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। सर्विंग का प्रिंसिपल कैसे काम करता है, काम करने का तरीका क्या है। तो सर्विंग सबको पता ही होगा आखिरकार, अभी गेट आने वाला भी है तो ये रिवीजन हो रहा होगा बहुत लोगों का। तो सर्विंग का प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल पे सर्विंग काम करता है, एक तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ा एरिया में हम लोग कंट्रोल्स पॉइंट, डिफरेंट कंट्रोल्स पॉइंट, जिसका कि कंट्रोल्स पॉइंट्स क्या होता है, कंट्रोल्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स पता हो। कंट्रोल पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स पॉइंट हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद इस बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर करके हम लोग काम करेंगे। तो इसमें क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स एंड लार्ज फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश्ड एंड वर्क इज डन इन स्मॉल फ्रेमवर्क्स। तो ये क्या होगा, वर्किंग फ्रॉम होल से फिर पार्ट 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 का काम करेंगे छोटे छोटे, तो पहले होल हो गया फिर पार्ट पार्ट, होल टू पार्ट। इससे क्या होता है, इससे होगा ये कि जो एरर आएगा ना वो एरर लोकलाइज्ड हो जाएगा और वो बढ़ने का चांस उसका कम हो जाएगा। प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन एंड लोकलाइज द एरर, जो एरर होगा उसको हम लोग वहीं पे पता कर लेंगे, वहीं पे हटा भी सकते हैं। अच्छा, रिवर्स प्रोसेस जो है, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, छोटे छोटे में काम करो, छोटे छोटे में काम करो, उसके बाद फिर एक पूरे बड़े एरिया को कवर करो। इसमें क्या होता है कि अगर एक में एरर आ गया हम लोगों का, एक में एरर आया तो वो एरर बढ़ते चला जाएगा, धीरे धीरे हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, तो एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो नहीं पाएगा। तो ये हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकेट पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स, 2 मेजरमेंट्स हम लोग को लेना है तीसरे पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये फिगर है, तो इसमें हम लोग 4 टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग के पास P एंड Q, ये दोनों पॉइंट नॉन है और हम लोगों को R को लोकेट करना है। लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स है ना, तो P Q हम लोग को मालूम है और हम लोग को R लोकेट करना है। तो इसमें पहला क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट क्या है कि पहले तो हम लोग पी क्यू मालूम है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता ही होगा। अब क्यू से आर और पी से आर, इन दोनों को हम लोग मेज़र कर लेंगे जिससे कि आर को हम लोग निकाल सकें। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि पी एस और एस क्यू, क्यू एस और पी एस, ये दोनों हम लोग को पता है, तो आर से एक ऑफसेट डालेंगे 90 डिग्री पे इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। इस तरह से हम लोग आर निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है, पी क्यू पता ही है हम लोगों के पास, तो क्यू से क्यू आर को पहले मेज़र करेंगे और इन दोनों के बीच का एंगल, क्यू आर एंड क्यू पी के बीच का एंगल को मेज़र कर लेंगे, इससे हम लोग आर को लोकेट कर सकते हैं। चौथे में क्या है कि लाइन मेज़र इसमें नहीं करना है, इसमें क्यू से एंड पी से डायरेक्ट हम लोग एंगल ही मेज़र करेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ होगा वो पॉइंट आर लोकेट हो गया, सिंपल है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्केल, स्केल किसको कहते हैं, तो स्केल रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन मैप टू द लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ग्राउंड। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको स्केल कहते हैं। स्केल दो तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है इंजीनियर्स स्केल या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिखना है, जैसे कि हम लोगों के पास 40 मीटर का ग्राउंड है,
ये ग्राउंड 40 मीटर का है, तो इसको मैप में जब बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, 40 मीटर उतना बड़ा तो करेंगे नहीं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 40 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर ये हो गया मैप में उसका डिस्टेंस, और 40 मीटर ग्राउंड में डिस्टेंस हो गया, और ये मैप में डिस्टेंस हो गया, तो इसे कहते हैं स्केल। तो ये डायरेक्ट अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डायरेक्ट, तब तो इसको स्टेटमेंट के रूप में तो इसको इंजीनियर स्केल कहेंगे। लेकिन जब इसको फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन मतलब एक्स बाई वाई ऐसे समथिंग फ्रैक्शन, जब ऐसे करना है तब हम लोग उसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। तो जैसे 1 सेंटीमीटर, तो इसमें स्केल का क्या मतलब था कि लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन मैप टू द लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड, इसका रेशियो, तो मैप में कितना है 1 सेंटीमीटर है, ग्राउंड में कितना है 40 मीटर है, तो दोनों का सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1/40 को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हम लोग के पास यूनिटलेस एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4000, ये कहलाता है स्केल। स्केल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ सकता है ड्राइंग शीट सब में कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब के कारण कभी कभी या कुछ गड़बड़ हुआ जिसके कारण मैप श्रिंक कर जाता है। तो जब ग्राफिकल स्केल हम लोगों के पास रहेगा, ग्राफिकल स्केल जब रहता है तो उसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना श्रिंक करता है तो वो ग्राफिकल स्केल भी उसके प्रोपोर्शनल श्रिंक करता है, जिससे कि ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब न्यूमेरिकल स्केल हम लोग के पास रहता है तो उसके लिए हम लोगों को करेक्ट लेंथ निकालना पड़ता है। तो करेक्ट लेंथ अब हम लोग निकालें कैसे, तो एक नया रेशियो डिफाइन करना पड़ता है जिसका नाम है श्रंक रेशियो या श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो या श्रंक रेशियो। ये है, ये क्या है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका रेशियो, जितना श्रंक लेंथ लेंथ जितना श्रंक किया है और अपॉन जितना ओरिजिनल है। इससे क्या होता है, इससे जब हम लोग ये निकाल लेंगे श्रिंकेज फैक्टर निकाल लेंगे ये, तो उसके बाद करेक्ट डिस्टेंस मैप में जो होता है वो कैसे निकालेंगे, करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप जो होगा उसका फिर फार्मूला हो जाएगा मेजर डिस्टेंस, जितना हम लोग मैप में मेजर किए हैं डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन श्रिंकेज फैक्टर SF, इससे करेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। न्यूमेरिकल करने में ये आ जाएगा। अभी बस इतना ही जानने की जरूरत है कि श्रंक रेशियो किसको कहते हैं। श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है और ये लेस देन यूनिटी होता है। लेस देन यूनिटी क्यों होगा, क्योंकि श्रंक करेगा तो ओरिजिनल से तो कम ही होगा ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला फॉर करेक्ट लेंथ। अभी करेक्ट लेंथ इसकी क्या जरूरत आ गई, करेक्ट लेंथ का फार्मूला मतलब हम लोग गलत भी मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कब हो सकता है गलत, तो जब कभी हम लोग कोई भी मेजरिंग स्केल यूज़ करेंगे जो कि गलत हो, गलत मेजरिंग स्केल से अगर हम लोग कोई भी चीज़ मेज़र कर लिए, कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर लिए, तो रिजल्ट भी गलत आएगा। अब मान के चले कि हम लोगों को एक प्लान है हम लोगों के पास जिसका स्केल है RF है, स्केल है 1/200, ये है, लेकिन हम लोग गलत मेजरिंग स्केल से यूज़ किए। गलत मेजरिंग स्केल से यूज़ करने के कारण हम लोग का क्या हुआ है, जो RF ऑब्टेंड हुआ है वो आ गया 1/250, गलत आ गया ना, ये गलत आ गया। तो ओरिजिनल हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ओरिजिनल निकालने का फार्मूला होता है ये RF ऑफ रॉन्ग स्केल। रॉन्ग स्केल क्या है, ये 1/250 अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल। करेक्ट स्केल क्या था 200। उसके बाद क्या है इंटू मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ हम लोग कितना किए थे, ये मेजर कर लिए थे 250। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, 250 से 250 कट जाएगा, इक्वल टू 200, जो भी आएगा ये सेंटीमीटर मीटर जितना में जितने में होगा। मेजर्ड लेंथ सेंटीमीटर में था, इसके लिए ये सेंटीमीटर में आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, अगर एरिया, ये तो लेंथ के वाइज में दिया हुआ था, एरिया अगर दिया रहे तो क्या होगा, तो एरिया दिया रहेगा तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे सिर्फ एरिया आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में ओवरऑल में स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ की जगह सिर्फ एरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का फार्मूला अगर एरिया के टर्म में दिया रहेगा तो। नेक्स्ट हम लोग का वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है, तो वर्नियर स्केल इट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। दो स्केल होता है, एक मेन स्केल हो गया, एक वर्नियर स्केल हो गया। तो मेन स्केल का जो फ्रैक्शनल पार्ट सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको अगर हम लोग को मेजर करना है तो उसके लिए वर्नियर स्केल का यूज़ होता है। वर्नियर स्केल दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। वो आगे बताया जाएगा अभी, वो मैंने वैसे स्लाइड में नहीं डाला है लेकिन बता दूंगा मैं। रेट्रोग्रेड, ये होता है रेट्रोग्रेड। डायरेक्ट वर्नियर क्या है, डायरेक्ट वर्नियर है इट हैज़ डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ द मेन स्केल। डायरेक्ट वर्नियर में जो डिवीज़न होगा वो मेन स्केल में जो होगा डिवीज़न उससे कम होगा, छोटा होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट n डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n-1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल। तो जैसे कि 1 2 3 4 ये सेम लेंथ है, इसमें वर्नियर में मान लेते हैं 4 डिवीज़न है और मेन स्केल में n-1। अगर n को 4 मान के चले, n इक्वल टू 4, तो मेन स्केल में क्या आ जाएगा 3। सेम लेंथ में हम लोग का 3 ही डिवीज़न है, यहाँ 1 2 3 4 डिवीज़न है ना, मतलब 1 डिवीज़न 2 डिवीज़न 3 डिवीज़न 1 4 डिवीज़न, यहीं तक अगर मान के चल रहे हैं तो
तो इसमें यहाँ पे 3 ही डिवीज़न है, 1 2 3। तो डिवीज़न हो गया ना, इसमें छोटे छोटे डिवीज़न हो गए, इसमें बड़े बड़े डिवीज़न हो गए। तो यही था कि डिवीज़न जो है स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का डिवीज़न शॉर्टर होगा। तो जब n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 ऑन मेन स्केल, और लेंथ ऑफ वन डिवीज़न मेन स्केल का s है, और लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल का v है। वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है उसको v अगर कहते हैं, ये v, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एन वी इज इक्वल्स टू n-1 इंटू एस हो जाएगा। इससे अगर v हम लोग निकाल के चलें तो v हो जाएगा n-1 इंटू एस अपॉन n, ये हो जाएगा v। इतना तक अभी देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू फाइननेस ऑफ रीडिंग। कितने छोटे एकदम, जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट एकदम सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसी को कहेंगे लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, फाइननेस ऑफ रीडिंग। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन इन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो तो सबसे छोटा ही होगा, उसको लिस्ट काउंट कहेंगे। तो अभी वी का फॉर्मूला हम लोग निकाल ही दिए थे, तो एस माइनस वी का फॉर्मूला n-1 अपॉन n इंटू एस। तो इससे क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन एस प्लस एस अपॉन एन से एन कट गया, एस अपॉन एन, ये आ गया लिस्ट काउंट एस अपॉन एन। तो लिस्ट काउंट डायरेक्ट वर्नियर का क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर इज डिफाइंड एज ratio of smallest division on main scale to the smallest division on to the total number of division on main scale to the total number of division of vernier scale। ये ऐसा हो जाएगा, इसको भी n, ये आ गया, ये फॉर्मूला है। अब रेट्रोग्रेड वर्नियर था, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में डिफरेंस यही होता है डायरेक्ट वर्नियर से कि इसमें जो होता है डिवीज़न वर्नियर का, रेट्रोग्रेड वर्नियर हैज डिवीज़न विच आर स्लाइटली लॉन्गर देन मेन स्केल। उसमें क्या था, इसमें क्या था, इट हैज़ डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ मेन स्केल डायरेक्ट में। रेट्रोग्रेड में क्या है, स्लाइटली लॉन्गर देन मेन स्केल। तो इसका फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, एन भी तो रहेगा ही इसमें, n+1 इंटू एस आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, लिस्ट काउंट भी रेट्रोग्रेड वर्नियर का सेम होगा, एस अपॉन एन। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आगे चलते हैं, मिस्टेक्स एंड एरर्स। देखने में तो दोनों सेम ही लगता है, मिस्टेक्स एरर कुछ भी बोल दो, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है, मिस्टेक्स आर काउज द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, केयरलेसनेस, गलती गलत समझ गए, था कुछ और समझ कुछ और गए, जब पता चला कि कुछ और समझे तब तक बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गया मिस्टेक्स। केयरलेसनेस, मन ध्यान कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं। पुअर जजमेंट, गलत तरह से प्रॉब्लम को गलत तरीके से देखे, ये सब के कारण मिस्टेक्स होता है। और ये अगर डिस्कवर हो गया तो इसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर पहले पता चल गया जैसे कि ध्यान कहीं और है, बात कहीं और कर रहे हैं, और यहाँ पढ़ाई भी चल रहा है, लेकिन अगर ध्यान आ गया कि अरे हम लोग को मुझे तो पढ़ना है, तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो ध्यान देगा, वहीं मन लगेगा उसका। तो अगर डिस्कवर कर लिया है अपनी प्रॉब्लम को तो करेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये हो गया मिस्टेक्स। एरर क्या होता है, तो एरर होता है फिजिकल कंडीशन के कारण इंस्ट्रूमेंट के। जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या किसी टाइम में, टाइम ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि दोपहर में किया, रात में किया, रात में ठंडा थोड़ा हो रहता है मौसम, दोपहर में थोड़ा गर्म मौसम रहता है, तो जैसे चेन सर्विंग कर रहे हैं उसमें लेंथ, उनमें चेन में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते रहता है। जैसे ब्रिज समय भी देते हैं ना, एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं ना, वो क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी दिन में ब्रिज एक्सपेंड करता है। ये ब्रिज में भी हो गया और रेलवे ट्रैक्स में भी हो गया, उसमें भी दिया जाता है, तो इसीलिए वो लेंथ दिया जाता है, थोड़ा गैप दिया जाता है। तो उसी तरह चेन में भी होता है, चेन सर्विंग सब में भी। तो फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर सब की वजह से कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण, और ये होता है हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है, पता क्यों चलेगा, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन आई। हम लोग की आँख उतनी ज़्यादा ये तो नहीं है, तेज नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ को, माइक्रोस्कोप लेवल की चीज़ को हम लोग पता कर सकें, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में तो फ़र्क डाल देगा वो। तो एरर हो तो जाएगा, तो एरर को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो एरर का फॉर्मूला क्या हम लोग यूज़ करेंगे, मेजर्ड वैल्यू अपन ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू था मान लेते हैं 5, और हम लोग मेज़र कर लिए 6, तो 6 - 5 = 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एरर, 1 का एरर है, तो इसको हम लोग सही कर सकते हैं। अच्छा, करेक्शन, एरर और करेक्शन में क्या अंतर है, तो ट्रू वैल्यू जैसे था 5 और मेजर्ड वैल्यू आ गया 6, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू से माइनस किया जा रहा है। मेजर्ड वैल्यू मान लो अगर 4 आ गया तो यहाँ भी बनाया, लेकिन करेक्शन में क्या होता है, एरर में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा नाप देते हैं, जब ज़्यादा वैल्यू कम था लेकिन हम लोग नाप दिए ज़्यादा, तो इस ये आ गया एरर। इसको इसमें जब हम लोग
करेक्शन करेंगे तो उसको एरर कहेंगे कि एरर हम लोग हटा दिए, एक्स्ट्रा ऐड करके एरर हटा दिए। लेकिन करेक्शन क्या है, ट्रू वैल्यू तो है इतना, नापे हैं हम लोग कम ही नापे हैं, इतना था कम ही नापे हैं, तो इसको करेक्शन बोलेंगे। करेक्शन और एरर में करेक्शन जो होता है वो माइनस होता है एरर का। ये कोई न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है कि माइनस, एक में मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है बड़ा, एक में ट्रू वैल्यू ज़्यादा है। कम नाप देते हैं तो उसको जब हम लोग करेक्ट करते हैं उसको करेक्शन बोलेंगे, जब ट्रू वैल्यू से ज़्यादा नाप देते हैं उसको जब हम लोग करेक्ट करते हैं तो उसको एरर बोलेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल फंडामेंटल्स ऑफ सर्विंग का, मैंने सब कुछ बता दिया है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा सब कुछ। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ज़रूर ये बात बताइए, एडवाइस कीजिए। एडवाइस देना, मैं चाहता हूँ कि एडवाइस आप लोग दें ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, कहाँ गलत है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ पढ़ाने में, या कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब आप लोग बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इन्जॉय कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।